कहते हैं कि जब क्रोध आता है तो बुद्धि प्रयाण कर जाती है। क्रोध में इंसान को ना तो अपने स्तर का ख्याल रहता है, ना ही अपने निम्नतर होते जाते शब्दों के चुनाव का। याद रखना कि क्रोध में भी शब्दों का चुनाव ऐसा होना चाहिए, जब कल गुस्सा उतरे तो खुद की नज़रों में आपको शर्मिंदा ना होना पड़े। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। दोस्तों, आज है 29 जून। शुरू करते हैं आज की मॉर्निंग न्यूज और आज है दिन सोमवार का। सोशल मीडिया पर अगर आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप हमें इन आईडीज पर फॉलो कर सकते हैं और लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमें हमारे ट्विटर हैंडल पर फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो पूर्वी यूपी में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश पर मानसून सक्रिय है और पश्चिमी यूपी में यह सामान्य है। मौसम विभाग ने पूर्वी यूपी में भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है, जबकि पश्चिमी यूपी में सामान्य बारिश हो सकती है। यह सिलसिला 1 जुलाई तक जारी रहने के आसार जताए गए हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में चंद्रमा यादव के स्कूल का दस्तावेज खंगाला जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि जो पिछली भर्तियां हुई हैं उनमें भी सेटिंग से ही स्कूल में प्रतियोगी परीक्षाओं का सेंटर लेता था और खेल करता था चंद्रमा यादव, जबकि प्रतियोगी परीक्षा कराने के जरूरी मानक उसके स्कूल में नहीं हैं। टीपी नगर धूमनगंज के चंद्रमा यादव का पंचम लाल आश्रम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है। स्कूल प्रबंधक चंद्रमा यादव पेपर आउट कराकर खेल करता था। इसका खुलासा खुद एसटीएफ ने टीईटी पेपर के दौरान किया था। उस वक्त 7 लोग पकड़े गए थे, जिनके पास से 180 मोबाइल, 220 सिम कार्ड और इलेक्ट्रॉनिक गजेट्स बरामद हुए थे। चंद्रमा यादव की तलाश में लगी एसटीएफ ने छापेमारी की, उसके स्कूल में जाकर भी जांच की। पता चला कि कुछ ही कमरों का उसका स्कूल है, बाउंड्री वॉल भी पूरी पैक नहीं है। बावजूद इसके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं का सेंटर पंचम लाल आश्रम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में रहा है। गोपनीय तरीके से जांच कर रही एसटीएफ का पता लगा रही है कि कहीं इसमें विभागीय अधिकारियों की सेटिंग तो नहीं है। आखिर कैसे और किसकी सेटिंग से उसके स्कूल में सेंटर मिलता था और स्कूल के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। हिंदी में जारी हुए पत्र से ही मिलेगी अब नियुक्ति। मामला ये है कि उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने हिंदी और राजनीति विज्ञान के असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए चयनित अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के बाद कॉलेज आवंटित हो चुके हैं। दोनों विषयों के 277 अभ्यर्थियों को संबंधित कॉलेजों में कार्यभार ग्रहण करना है। इस बार पिछले बार जैसी स्थिति ना हो, इसलिए उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर वंदना शर्मा ने एक स्पष्टीकरण पत्र भी जारी किया है। इसके जरिए उन्होंने बताया कि एनआईसी लखनऊ की ओर से कराई गई काउंसलिंग के बाद आसन व्यवस्था से संबंधित पत्र यानी कि प्लेसमेंट लेटर हिंदी भाषा में जारी किए गए हैं। यह पत्र अंग्रेजी भाषा में नहीं है। दरअसल हुआ ये था कि निदेशालय ने इसके पूर्व जब अर्थशास्त्र, अंग्रेजी, भूगोल सहित 6 विषयों की काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी की थी, तो उसके बाद कुछ कॉलेजों में फर्जी तरीके से अंग्रेजी में जारी लेटर लेकर लोग कार्यभार ग्रहण करने पहुंच गए थे, यानी कि फर्जी लेटर बनाकर पहुंच गए थे। तो वहां पर फिर क्लैरिफिकेशन दिया गया कि जो लेटर अंग्रेजी में है वो मान्य नहीं है, जो लेटर जारी किए गए हैं ज्वाइनिंग के लिए वो हिंदी में जारी किए गए हैं। और इस बार इस बात का खासा ध्यान रखा गया है कि इस प्रकार की जो परेशानियां होती हैं, जो फर्जीवाड़ा होता है, वो ना होने पाए। उच्च शिक्षा निदेशक ने अपने इस स्पष्टीकरण पत्र के जरिए सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों के प्रबंधकों और प्राचार्यों से कहा है कि उच्च शिक्षा निदेशालय के सहायक निदेशक या संयुक्त निदेशक की ओर से हिंदी में जारी प्रमाण पत्र, जो कि अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र की प्रतिलिपि के साथ संलग्न कर निदेशालय में भेजा गया हो, के आधार पर इन दोनों विषयों के अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण कराते हुए नियुक्ति पत्र जारी किए जाएं। और फर्जी शिक्षकों की मंडलीय समीक्षा आज से हो रही है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बड़ी संख्या में फर्जी अध्यापक पकड़े जा रहे हैं। तो फर्जी शिक्षकों को बाहर का रास्ता दिखाने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग ने चौतरफा कवायद शुरू कर दी है और इसी कड़ी में अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार सोमवार से फर्जी शिक्षकों के मुद्दे पर मंडलवार समीक्षा करेंगी। और ये जो समीक्षा होगी वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगी। और इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि मई माह के वेतन भेजने के बाद वित्त नियंत्रक की रिपोर्ट के आधार पर भी कार्रवाई की जा रही है। 4 जुलाई तक समीक्षा बैठकें होंगी। इसमें एसआईटी की जांच में फर्जी टेम्पर्ड शिक्षकों के संबंध में की गई कार्रवाई की प्रगति जांची जाएगी। वहीं एसटीएफ की जांच में दोषी पाए गए शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई का ब्यौरा भी उसी वक्त देखा जाएगा। इसके अलावा कस्तूरबा गांधी में काम कर रहे शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मचारियों की
शैक्षिक प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र की जांच की रिपोर्ट भी देखी जाएगी। और इसके अलावा मानव संपदा पोर्टल और जिला स्तरीय समिति पर चिन्हित प्रकरणों पर भी सुनवाई होगी। तो यहाँ भले ही विभाग लंबे समय से डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय की फर्जी डिग्री मामले में सख्त कार्रवाई का दावा कर रहा हो, लेकिन अभी तक फर्जी टेम्पर्ड डिग्री के आधार पर कार्यरत 1332 शिक्षकों में से केवल 938 शिक्षकों को ही चिन्हित किया गया है। इनमें केवल 769 बर्खास्त हुई है, लेकिन केवल 371 के खिलाफ FIR दर्ज की गई। वेतन भी केवल 1132 शिक्षकों का ही रोका गया। बर्खास्त शिक्षकों में केवल 4 के खिलाफ वेतन रिकवरी के आदेश हुए हैं। तो ऐसे में उंगलियां BSc कार्यालय की तरफ भी उठ रही हैं। और दोस्तों, बनारस में एक पैन पर नौकरी करने वाले 6 शिक्षक चिन्हित किए गए हैं। अब यहाँ पर एक बात आप लोग, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो फर्जीवाड़ा होता है उसमें शिक्षकों का इन्वॉल्व होना जरूरी नहीं होता, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स चोरी करके भी कई बार फर्जीवाड़े किए जाते हैं। और इसमें भी कुछ ऐसा ही प्रतीत होता है कि डॉक्यूमेंट्स की चोरी हुई है, क्योंकि इसमें कुल 6 शिक्षकों में से 4 तो ऐसे हैं जिनसे जब BSc कार्यालय में बुलाकर पूछताछ की गई तो उन्होंने साफ कहा कि वो अमुक जनपद में कभी गए ही नहीं। और इस प्रकरण की जांच के लिए गठित 3 सदस्यीय समिति के सामने 6 में से 4 शिक्षकों ने यह बात कही है, जबकि 2 शिक्षकों ने संबंधित जिले में रहने की बात स्वीकार की है। BSc कार्यालय सोमवार को शासन को रिपोर्ट भेजेगा। पूरे प्रदेश में एक ही पैन पर नौकरी कर रहे 192 शिक्षकों की जांच चल रही है। BSA राकेश सिंह ने बताया कि काशी विद्यापीठ ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय पिलखनी में तैनात प्रवीण कुमार यादव और अमेठी में पढ़ा रहे शिक्षक का पैन और जन्मतिथि समान है। प्रवीण यादव ने बताया कि वह कभी अमेठी गए ही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, सीधे सीधे डॉक्यूमेंट चोरी करके जो है फर्जीवाड़ा करने की बात सामने आती लग रही है। और इसी क्रम में आयोग के नए कैलेंडर की परीक्षाओं पर भी अब संकट है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि UPPSC ने एक नया कैलेंडर जारी किया था। सरकार की ओर से जुलाई में परीक्षाओं के आयोजन पर रोक लगा दी गई है। तो ऐसे में सहायक अभियोजन अधिकारी यानी कि APO 2018 की मुख्य परीक्षा, जो कि 17 जुलाई से प्रस्तावित है, तो मुख्य परीक्षा में हालांकि मात्र 260 अभ्यर्थी ही शामिल होंगे, लेकिन अभ्यर्थी कोविड-19 के मद्देनजर परीक्षा स्थगित करने की मांग कर रहे हैं। कोविड-19 के कारण आयोग 7 बड़ी परीक्षाएं को स्थगित कर चुका है और इसी वजह से आयोग को भी संशोधित परीक्षा कैलेंडर जारी करना पड़ा है। 17 जुलाई को APO की परीक्षा है, परीक्षा लखनऊ में होगी। तो अभ्यर्थी इस बात को लेकर सशंकित हैं कि एक तो जो है ट्रेनें अब रोक दी गई हैं, ज़्यादातर ट्रेनें नहीं चलेंगी, और ऊपर से कोविड-19 में संक्रमण का जो दौर है वो बढ़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में परीक्षाओं के दोबारा टाले जाने की मांग कही जा रही है और मांगी जा रही है दोस्तों। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बात और भी है कि अगर परीक्षाएं होती भी हैं तो आगे चलकर इसका दुष्परिणाम भी देखने को मिलेगा, क्योंकि आगे अभी और भी कई सारी परीक्षाएं होनी हैं जिनमें जो संख्या है स्टूडेंट्स की वो काफ़ी अधिक रहेगी। तो ऐसी स्थिति में स्टूडेंट्स ये मांग कर रहे हैं कि जो परीक्षाएं हो रही हैं उनको वर्तमान में स्थगित कर दिया जाए। अब यहाँ पर देखना ये होगा कि अगर दोबारा से ये परीक्षाएं स्थगित होती हैं तो नया कैलेंडर भी जो है वो संकट में आएगा, और हो सकता है कि आगे चलकर कुछ अन्य परीक्षाएं भी स्थगित हो जाएं। और इसी क्रम में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए बढ़ सकती है आवेदन तिथि। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि CBSE और ICSE के जो परिणाम हैं 12वीं के वो अभी तक जारी नहीं हो पाए हैं, और इस पर जो है अब निर्णय लिया गया है कि अब इन बच्चों को जो है इनका जो प्रीवियस रिकॉर्ड है उसके आधार पर इनको पास आउट कर दिया जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर अब एक बड़ा सवाल ये है कि जो विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षाएं होने वाली हैं जिसके लिए आवेदन लिए जा रहे हैं, तो उसमें ऐसे बच्चे अभी तक आवेदन करने के लिए पात्र ही नहीं है, क्योंकि उनका परिणाम जारी नहीं हुआ है। तो ऐसी स्थिति में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भी जो आवेदन की तिथि है उसको बढ़ाए जाने की बात कही जा रही है, और जल्द ही आपको पता चलेगा कि इसमें डेट कितनी बढ़ाई गई है। और इसी के साथ बेसिक शिक्षकों के लिए उत्तर प्रदेश में 1 जुलाई से स्कूल खुल रहे हैं, और 1 दर्जन कामों की जिम्मेदारी जो है शिक्षकों को दी जा रही है। हालांकि यहाँ पर सोशल मीडिया में इस बात पर भी बहस चल रही है कि जब बच्चे नहीं आएंगे तो शिक्षकों को बुलाने का क्या औचित्य है। लेकिन फिलहाल प्रदेश में सभी परिषदीय स्कूल शिक्षकों के लिए खुल रहे हैं।
हालांकि अभी स्कूलों में पठन पाठन नहीं होगा, लेकिन शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों को स्कूल में बैठकर बच्चों की ऑनलाइन क्लास लेने के साथ साथ 1 दर्जन से अधिक काम करने होंगे। बेसिक शिक्षा विभाग ने शिक्षकों को जुलाई महीने का एजेंडा जारी कर दिया है। ब्लॉक स्तर पर सुबह और दोपहर की पाली में 5-5 प्रधानाध्यापकों को रोस्टर के अनुसार उपस्थित रहना है। 1 जुलाई से सभी शिक्षकों से मिड डे मील योजना के तहत बच्चों को कुकिंग लागत का भुगतान और अनाज वितरित कराना होगा। मानव संपदा पोर्टल पर अपने दस्तावेजों का सत्यापन करना होगा। मिशन प्रेरणा के तहत ई पाठशाला संचालित कर बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस देनी है। ऑपरेशन कायाकल्प के दौरान स्कूलों का रंग रोगन, मरम्मत और सौंदर्य से जुड़े कार्य कराने होंगे और समर्थ कार्यक्रम के तहत दिव्यांग बच्चों को शिक्षा से जोड़कर उनकी शिक्षा और थेरेपी की व्यवस्था करनी होगी। स्कूलों में निःशुल्क पाठ्य पुस्तक यूनिफॉर्म वितरण करना होगा। शिक्षकों को यू डैश पोर्टल पर विद्यालयों में बच्चों के नामांकन, इंफ्रास्ट्रक्चर और शिक्षकों से जुड़े आंकड़े भी फीड करने होंगे। शारदा कार्यक्रम के तहत आउट ऑफ स्कूल बच्चों को चिन्हित कर उन्हें स्कूल में दाखिला दिलाना होगा। दीक्षा ऐप के जरिए शिक्षकों को कौशल विकास के लिए तैयार 75 कोर्स का प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। एक ही परिसर में संचालित प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के संविलियन की कार्रवाई को भी पूरा कराना होगा। और विभाग की अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने स्कूल खोलने के बाद सबसे पहले स्कूलों को पूरी तरह सैनिटाइज कराने और साफ सफाई कराने के निर्देश दिए हैं। और दोस्तों, इसी के साथ उत्तर प्रदेश में जो प्राथमिक स्कूल में और जूनियर में जो भर्तियां हो रही हैं उसमें ट्रांसफ़र यानी कि तबादले का जो प्रावधान है वो समाप्त होता लग रहा है। 68,500 में भी और 69,000 में भी यही नियमावली है कि इसमें ट्रांसफ़र अब नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की सारी अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर आप लोग कर दिया करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।